हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत में जो मैप पे इंडस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के विषय में क्या क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। आइए आज की इस क्लास में हम समझें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग के विषय में। देखिए, जो लौह एवं इस्पात उद्योग है, इसको कई संबोधन दिए जाते हैं, कई नाम दिए जाते हैं। देखिए, इसको उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, यानी उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। क्यों कहते हैं ऐसा? उद्योग का मेरुदंड, मेरुदंड जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, हर एक उद्योग का ये आधार है, यानी इसको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग क्या चीज़ होती है? आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योग के लिए, यानी दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए आधार बनाते हैं, बेस तैयार करते हैं। अब लोहा और इस्पात जो है उसको आप ले लीजिए, तो ये स्वयं में एक उद्योग है, स्वयं में भी एक इंडस्ट्री है। लेकिन अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री है तो उसके लिए भी ये बेस तैयार करता है। मान लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कपड़े का उद्योग लगाना, तो कपड़े भी मशीन से बनेंगे और मशीन लोहे से बनेगी, तो वो लोहा इसी उद्योग से आएगा। अगर आप चाहते हैं कागज़ का उद्योग लगाना, अगर आप गाड़ी, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, किसी भी कारोबार का क्षेत्र का उद्योग लगाते हैं, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो तैयार होगा वो इसी लोहा और इस्पात से ही तैयार होगा। तो इसीलिए ये आधारभूत उद्योग है। इसको भारी उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो है प्रोडक्शन जो है वो वज़न में है, भारी है। कच्चा माल भी भारी है और उत्पाद भी बहुत वजन है, भारी है, तो इसको भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री कहा जाता है। तो भारी मात्रा में उत्पादन भी होता है। अब देखिए, अगर हम विश्व की थोड़ी सी चर्चा कर लें तो भारत का स्थान तीसरे पायदान पर आता है। अगर हम कच्चा इस्पात की बात कर रहे हैं, देखिए विश्व की बात करें, विश्व में कच्चा इस्पात, तो इसमें देखिए प्रथम स्थान पे, तो अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करेंगे तो चीन जो है इस समय नंबर 1 पोजीशन पे है। काफ़ी चीज़ों में चीन है, तो यहाँ भी है। दूसरे स्थान पे जापान है और तीसरे स्थान पे भारत है। कच्चा इस्पात के उद्योग में तीसरे स्थान पे भारत आता है। लेकिन अगर हम स्पंज आयरन की बात करते हैं, स्पंज आयरन स्पंज जैसा होता है, दिखने में छिद्रित होता है, तो स्पंज आयरन में भारत जो है प्रथम स्थान पे है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, कभी आ ही जाए। स्पंज आयरन, स्पंज आयरन को हिंदी में भी स्पंज आयरन ही लिखिएगा। स्पंज आयरन में भारत प्रथम है, प्रथम है। बाकी कच्चा आयरन में भारत, अगर सीधे भी क्वेश्चन कभी आ जाता है कि इस्पात में, लौह एवं इस्पात उद्योग के उत्पादन में जो है प्रोडक्शन में इंडिया किस स्थान पे है, तो आप 3 नंबर ही लगाएंगे। जब स्पेशली स्पंज आयरन की बात की जाएगी तो हम फर्स्ट पोजीशन पे लगाएंगे। अब भारत में अगर बात करें, देखिए भारत में कहाँ कहाँ पर है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, इंडिया की हम अगर बात कर रहे हैं, तो देखिए भारत में अगर हम बात करेंगे तो पहले स्थान पर वेस्ट बंगाल आ जाता है। वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है यहाँ पर। दूसरे स्थान पर झारखंड में बहुत प्रोडक्शन होता है, झारखंड में। तीसरी पोजीशन पे अगर बात करेंगे तो ओडिशा है, ओडिशा। और चौथे स्थान की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। देखिए यही सब आयरन प्रोडक्शन, देखिए ये झारखंड है, ये हो गया झारखंड, ये हो गया वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़। यही इलाका छोटा नागपुर, पठार के आसपास का जो इलाका है, यहाँ पे आप ये सोचें, यहाँ पे आयरन इंडस्ट्रीज़ क्यों बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा हवा चल रही है फ्रेंड्स, तो ज़रा मैं इसको, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आयरन इंडस्ट्रीज़ क्यों है, इस पर थोड़ा सा हम विचार करें। कोई भी उद्योग जो होता है वो निर्भर करता है कि उसमें कच्चा माल क्या लगता है और वो कच्चा माल कहाँ अवेलेबल है आसानी से।
चूँकि इसका अयस्क जो होता है वो इस क्षेत्र में बहुत पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ये इंडस्ट्री डेवलप हुई। और लोहा बनाने में कोयले का बहुत इस्तेमाल होता है, कोयला मिला करके ही अयस्क को गलाया जाता है। तो कोयला भी इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, चूना पत्थर भी उपलब्ध है, इधर पानी भी उपलब्ध है, काफ़ी नदियाँ हैं, और यही सब चीज़ें चाहिए जो है इस इंडस्ट्री के लिए। तो इन सब वजहों से इस क्षेत्र में आयरन इंडस्ट्रीज़ काफ़ी डेवलप है। अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर मेन सेंटर्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। तो भारत में आपने ये एरिया देखा, कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि आयरन, जैसे आप अक्सर सुनते हैं कि ढलवा लोहा क्या है, यानी कास्ट आयरन, राट आयरन यानी पिटवा लोहा, और स्टील, पिग आयरन कच्चा लोहा, ये सब शब्द सुनते हैं। तो आइए इसको भी ज़रा समझ लें, फिर हम देखें इंडस्ट्रीज़ पे। तो देखिए, जो लोहा है उसके अयस्क की क्लास हमने ली है, आप उसको पढ़िएगा। भारत में कहाँ कहाँ पे लोहे के अयस्क ज़्यादा पाए जाते हैं। कोयला पर भी हमने पूरी क्लास ली है, तो उसको भी पढ़िएगा। तो अयस्क और कोयला जहाँ होगा वहीं इंडस्ट्री होगी। तो इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है स्टील की। देखिए, पिग आयरन जो होता है यानी कच्चा लोहा, तो पहले देखिए नंबर पे तो आपका होता है अयस्क, लौह अयस्क यानी आयरन ओर। आयरन ओर से इसको पिघलाया जाता है, पिघला करके बनता है कच्चा लोहा। अब वो मैं आपको प्रक्रिया नहीं बताऊंगा कैसे बनता है, वो यहाँ का विषय नहीं है। कच्चा लोहा यानी पिग आयरन, पिग आयरन कच्चा लोहा बनता है। ये एक मिडिल प्रोडक्ट है, यानी जब लौह अयस्क को गला करके आगे हम स्टील या जो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मिडिल प्रोडक्ट है कच्चा लोहा, पिग आयरन। अब इसमें अशुद्धियाँ बहुत होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें लगभग मान के चलिए 3 से 4% कार्बन होता है, 3 से 4% इसमें कार्बन होता है। बहुत सी अशुद्धियाँ इसमें हैं। इस कच्चे लोहे में अशुद्धियों को दूर करके आगे कास्ट आयरन, पिटवा लोहा और स्टील बनते हैं। तो देखिए, 3 चीज़ों पर हम बात करेंगे। पहले तो आप जानें कि कास्ट आयरन क्या है। कास्ट आयरन, इसी से बनेगा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को ढलवा लोहा भी कहा जाता है। ढलवा लोहा, ढालने वाली जो चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर लोहे को ढाल करके कोई चीज़ बनाई जाती है तो ढलवा लोहा से बनती है वो। ढलवा लोहा इसको बोलते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, देखिए कास्ट आयरन में जो अशुद्धियाँ होती हैं, यानी कार्बन जो होता है वो 2% तक होता है। 2% तक जो है कार्बन इसमें पाया जाता है कास्ट आयरन में। अब देखिए, लोहे का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप तो हो सकता है आप कह दें स्टील, लेकिन स्टील शुद्धतम रूप नहीं है। स्टील सबसे अच्छा लोहा है, यानी लोहे का सबसे अच्छा लोहा और सबसे शुद्ध लोहा दो अलग अलग बातें हैं। तो सबसे शुद्ध लोहा, सबसे शुद्ध लोहा यानी प्योर, सबसे शुद्ध लोहा को कहा जाता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा, पिटवा लोहा को इंग्लिश में कहेंगे राट, राट आयरन, पिटवा लोहा। देखिए, पिटवा लोहा में 99% आयरन होता है, सिर्फ 1% इसमें अशुद्धियाँ होती हैं, इसीलिए ये लोहे का सबसे प्योर आयरन है ये। तो प्रश्न अगर इस तरह से आता है कि प्योर आयरन का रूप कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा राट आयरन यानी पिटवा लोहा। इसको आप खींच के पीट के तार बना सकते हैं, चादरें बना सकते हैं। ये नहीं, ये मुलायम होता है, ये होता है मुलायम, और ये होता है कठोर। जितना कार्बन ज़्यादा होगा उतना वो कठोर होगा। तो ये ढाल के बना सकते हैं, इसको आप पीट पीट के नहीं बना सकते, क्योंकि ये ढालने वाला लोहा है और ये पीटने वाला लोहा है। इसको पीट पीट के आप बढ़ा सकते हो। तो जो पिटवा लोहा होता है मुलायम होता है, इससे तार बना सकते हैं आप, पीट पीट के चादर बना सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो बहुत कठोर है, एक तरफ बहुत मुलायम है। अगर कोई बीच का रास्ता निकल आए जो बहुत ज़्यादा
कठोर भी हो और उसको पीट के बढ़ाया भी जा सकता हो, ऐसा कोई रास्ता निकालें तो वो जो होता है सबसे अच्छा लोहा। अब बात करते हैं सबसे अच्छा लोहा। अच्छा लोहा, सबसे अच्छा लोहा जो होता है वो होता है स्टील। स्टील, तो स्टील अच्छा लोहा है और इसमें जो है जो कार्बन होता है वो कम हो जाता है, 2% से कम है। इसमें जो है 0.02 से लेकर के 2% कार्बन है। लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो वो आप स्टील प्रोडक्शन को अलग से जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखेंगे। लेकिन आप ये 3 फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, कास्ट आयरन क्या है, स्टील क्या है और पिटवा लोहा क्या है। क्वेश्चन के आधार पे टिक करिएगा। सबसे अच्छा लोहा पूछा जाए तो स्टील है, सबसे शुद्ध रूप है तो पिटवा लोहा है, और सबसे ज़्यादा अगर यूज हो रहा है तो स्टील यूज हो रहा है, क्योंकि ये सबसे अच्छा है, इसमें सारे गुण हैं। इसको पीट के बढ़ा भी सकते हैं, कठोर भी है, बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं। जंग नहीं लगती है इसमें, जो है इसमें जंग नहीं लगती। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं कि इसमें जंग नहीं लगती है। तो इसको, इसके बर्तन, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओगे तो स्टील की बहुत सारी डिमांड है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि आयरन इंडस्ट्रीज़ जो है वो इंडिया में कहाँ पर और कैसे क्या है, उसके विषय में डिस्कस करते हैं। चलिए हिस्ट्री से ही बात करते हैं। अगर बात की जाए कि भारत में सबसे पहले जो है आयरन की इंडस्ट्री कहाँ शुरू हुई, तो वेस्ट बंगाल में शुरू हुई। वेस्ट बंगाल में एक जगह है कुल्टी, पश्चिम बंगाल में एक जगह है कुल्टी, तो वहीं से हम शुरू करेंगे। ये जगह है कुल्टी। कुल्टी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर एक इंडस्ट्री लगाई गई थी सबसे पहले, 1874 में इंडस्ट्री लगाई गई, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी। यहाँ पे बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, आयरन वर्क्स कंपनी। भारत की सबसे पहली आयरन इंडस्ट्री यही थी, जो आज़ादी से पहले ही 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी लगाया गया। ये जो है क्या है, इसको नोट कर लें। प्रथम, ये भारत का प्रथम जो है, भारत का प्रथम लौह एंड इस्पात उद्योग है, लौह एवं इस्पात उद्योग। चलिए हम एक मैप की क्लास में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कागज़ है, वस्त्र है, लोहा है, एल्युमिनियम, बहुत सारी चीज़ों में जो पहले उद्योग लगे, खाद है, केमिकल वगैरह, जो फर्स्ट उद्योग है उसके एक अलग हम वीडियो बना देंगे, जिसमें हम सब यही बता देंगे कि किस क्षेत्र का पहला उद्योग कहाँ पे लगा था। तो जैसे आयरन के सेक्टर का पहला उद्योग कुल्टी वेस्ट बंगाल में लगा था, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, जो वेस्ट बंगाल में है 1874 में। तो एक ये पहले लगा, शुरुआत हुई। इसके बाद दूसरा 1919 में, वो तो अलग हो गया, इससे पहले का और लगा जमशेदपुर में, निजी क्षेत्र में। तो देखिए दूसरा झारखंड में, जमशेदपुर में 1907 में। दूसरा हम कौन सा दर्ज करेंगे? झारखंड में। ये झारखंड है और यहाँ आपका पड़ेगा जमशेदपुर। जमशेदपुर, झारखंड। यहाँ पे कौन सी कंपनी लगी थी? तो यहाँ पे निजी क्षेत्र की कंपनी लगी थी, टिस्को, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यहाँ पे लगी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टील कंपनी। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टिस्को बोलते हैं, TISCO। ये बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन अभी शुरू हुआ कब? 1907 में, 1907 में। तो ये छोटा उद्योग था और पहली बार बड़े पैमाने पर उद्योग शुरू हुआ ये। तो देखिए ये निजी क्षेत्र की कंपनी थी पहली,
निजी क्षेत्र, जो इतना बड़ा उत्पादन जो है करने वाली कंपनी लगाई गई पहली। इसके बाद जो है तीसरा नंबर अगर आप देखोगे तो बर्नपुर में, बर्नपुर भी यहीं आपका वेस्ट बंगाल में है। तो बर्नपुर में देखें, बर्नपुर, बर्नपुर वेस्ट बंगाल, तीसरा नंबर है ये 1919 में। ये भी जो है पहले निजी क्षेत्र की ही कंपनी थी। बाद में इसको जब सेल का निर्माण हुआ, स्थापना हुई सेल, तब जो है इसको ऑक्युपाई कर लिया गया था सेल के द्वारा और ये सरकारी कंपनी बन गई थी। तो बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लगाई गई 1919 में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको कहेंगे IISCO, इसको कहा जाता है 1919 में। यहीं पे इसको दर्ज कर लें कि बाद में जब 1976 में जो है इसको सेल के साथ विलय कर दिया गया, सेल के साथ विलय कर दिया गया। तो अब ये सेल का प्रोडक्शन यूनिट हो गया, यानी बर्नपुर में जो है अब वो अब सेल के अंतर्गत आता है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आएगा। तो इतिहास उसका आप याद रखेंगे बर्नपुर का। अब इतिहास में हम चलिए एक और बात कर लेते हैं, फिर हम पूरे सारे इंडस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे और सेल के विषय में जानेंगे। सेल के विषय में जानेंगे, फिर हम सारे सेल के जो सेंटर्स हैं, जो एकीकृत संयंत्र लगे हुए हैं, यूनिट्स, उनके बात करेंगे। तो पहले आइए कर्नाटका में भद्रावती का देख लेते हैं, जो पहली कंपनी है। अभी देखिए ये भी निजी क्षेत्र में ही ये बनी थी पहले, बाद में की गई ना इसको सार्वजनिक। तो पहले ये भी निजी क्षेत्र की थी, ये वाली कंपनी निजी है, निजी क्षेत्र, बाद में इसका विलय किया गया, ये भी निजी क्षेत्र की है। तो पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो वो है भद्रावती में 1923 में, भद्रावती 1923 में, भद्रावती में भद्रावती कर्नाटक। भद्रावती कर्नाटक में जो आपका लगाई गई उसका नाम है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, VISL। इसका नाम क्या है? विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, यानी VISL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड। तो ये हो गई सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी। ये क्या है? ये सार्वजनिक क्षेत्र, पहली सरकारी कंपनी लगी इस क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम 1923 में। सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी 1923 में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। तो ये कर्नाटका में है। तो इतना अपने हिस्ट्री में 4 जगहों के नाम आप याद रखिए। पहली कुल्टी में, दूसरी जमशेदपुर में, तीसरी बर्नपुर में और चौथी भद्रावती। अब इसके बाद जो है आज़ादी के बाद में सेल की स्थापना की गई। तो सेल के विषय में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के विषय में। उसके बाद जो है हम उसके सेंटर्स को गौर करें कहाँ कहाँ पे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम सेल के विषय में जानते हैं। सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको हमने मुख्यालय बताए हुए हैं, तो आप बताएं कि सेल का मुख्यालय कहाँ है। सेल एक जो है वो महारत्न कंपनी है, तो इसको जो है
आप बताएं कि जो है ये कहाँ पर है इसका मुख्यालय। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का मुख्यालय आपको कमेंट करके बताना है। सेल की स्थापना जो है 1974 में की गई थी। देखिए अभी हमने ऊपर 1976 में देखिए बर्नपुर का जो प्लांट है उसका अधिग्रहण किया 1976 में सेल के द्वारा, तो ये सेल बनाई गई। अब यही पूरा देखिए जितने भी प्लांट हैं वो सेल के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अगर बेचना है उन्हें मार्केट में तो सेल के ही गाइडलाइंस के हिसाब से उनको करना होगा काम। तो सेल एक ऐसी अथॉरिटी है जो पूरी आयरन इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में कंट्रोल करता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, समझिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर हम बात करें वर्तमान में तो 8 जगहों पर इसके मुख्य रूप से एकीकृत संयंत्र हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए सेल के जो एकीकृत इंटीग्रेटेड यूनिट्स जो लगी हुई हैं वो देखिए, एक तो इसकी भिलाई में, कहाँ कहाँ पे है वो याद रखें, भिलाई में है। भिलाई, भिलाई कहाँ है? भिलाई छत्तीसगढ़ में है। अभी हम बताएंगे मैप पे कहाँ पे है, जितने भी प्लांट बताएंगे सभी बताएंगे आपको। भिलाई है बोकारो, बोकारो यानी झारखंड। भिलाई है, बोकारो है, राउरकेला, राउरकेला, दुर्गापुर, दुर्गापुर, बर्नपुर, बर्नपुर अभी हमने आपको बताया ही वेस्ट बंगाल में वही बर्नपुर है जहाँ पे इसको है। तो इसको जो है बर्नपुर में इसका प्लांट भी है और इसको दोनों इसके ब्लैक दोनों यही देखता है, इसको का भी और इसका खुद का भी बर्नपुर है। तो ये हो गए आपके 5। इसके बाद में एक इसको वाला, इसको, और विशाखापत्तनम में विजाग, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, और सलेम तमिलनाडु में सलेम। तो ये 8 बड़े एकीकृत जो हैं, ये जो है सेल के एकीकृत संयंत्र हैं। सेल के एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड संयंत्र हैं, यहाँ प्रोडक्शन होता है। बाकी बहुत सारे हैं, लगभग 200 जगहों पे, इससे प्लस ही होंगे आयरन इंडस्ट्रीज़ के लगे हुए कारखाने, सब सेल के अंतर्गत ही उसी के अथॉरिटी में आते हैं। लेकिन हमने मेन की बात की है और इतना सफिशिएंट होगा, इतने ही आपको जानने हैं यहाँ पे। तो चलिए एक एक पे बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा भिलाई, तो आइए भिलाई को देखते हैं। भिलाई है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है भिलाई। भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़ में देखिए आयरन इंडस्ट्रीज़ को जो मेन चीज़ें चाहिए, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप जानें कि जो भिलाई है वो आखिर कहाँ से चीज़ें प्राप्त कर रहा है। तो देखिए अगर अयस्क की बात करें, ये अयस्क कहाँ से ला रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे निकट में जो है डल्ली राजहारा की खाने मिलेंगी। यहाँ पे डाली राजहारा, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा ये खाने कहाँ है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको चैप्टर। आप खुद इसको नोट करें कि डल्ली राजहारा खान जो है जहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है वो कहाँ पड़ेगी। तो डल्ली राजहारा से इसको अयस्क मिल जाता है। अगर हम बात करें कि कोयला, देखो कोयला इसका मेन ज़रूरत पड़ेगी कोयले की, अगर आयरन इंडस्ट्री चलाना है तो कोयला इसे मिलेगा झरिया और बोकारो से। झरिया क्षेत्र, बोकारो मुख्य मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी जगह हैं, झरिया है, बोकारो है, कोरबा है। तो इन जगहों से ये कोयला उठा लेगा। और यहाँ नहरें हैं, जलाशय हैं, इनसे जो है पानी इसे मिल जाएगा। पानी भी बहुत चाहिए इंडस्ट्री चलाने के लिए, पानी तो चाहिए ही। तो नहरें हैं, जलाशय हैं, कोई नदी होनी चाहिए, कहीं से इसको पानी ज़रूर मिलना चाहिए। तो पानी यहाँ से इसको मिल जाएगा। तो भिलाई प्लांट जो छत्तीसगढ़ का है वो आप यहाँ लोकेट करेंगे। इसके बाद देखिए बोकारो, चलिए बोकारो की बात करते हैं। तो बोकारो है झारखंड में, झारखंड में है बोकारो।
बोकारो। तो बोकारो के विषय में देखिए, बोकारो में अयस्क कहाँ से आएगा, तो एक्चुअल में बोकारो अयस्क जो है वो उड़ीसा के क्षेत्र से उठाता है और कोयला इसका स्थानीय है। अगर हम अयस्क की बात करें, अयस्क तो ये जो है उड़ीसा से, और कोयला की बात करें अगर हम, तो कोयला स्थानीय है। स्थानीय का मतलब है झारखंड में जो कोयला है जैसे झरिया वगैरह, तो वहाँ से इसको मिल जाएगा कोयला। और दामोदर नदी है यहाँ पे, तो दामोदर नदी से इसको जो है मिल जाता है पानी। और बाज़ार कोलकाता में है, कोलकाता निकट पड़ता है, वहाँ से इसको बाज़ार मिल जाता है। तो दामोदर नदी आप नोट कर लें, यहाँ से इसको पानी मिलता है। चूना पत्थर बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी यहीं स्थानीय उपलब्ध है यहाँ उड़ीसा वगैरह में। देखिए, चूना पत्थर की अगर हम बात करें तो चूना पत्थर जो है उड़ीसा के पास में जो है वीर मित्रपुर है, हाथीबाड़ा है, तो वहाँ से इसे मिल जाएगा। उड़ीसा में चूना पत्थर की खानें हैं, तो वहाँ से इसे चूना पत्थर भी मिल जाएगा। इस सब क्षेत्र में सप्लाई हो जाएगा। तो बोकारो झारखंड में सब सेल के अंतर्गत हैं ये, ठीक है। तो बोकारो को आपने जाना। राउरकेला, तो राउरकेला आपका उड़ीसा में है, राउरकेला है, और उड़ीसा में जो है पारादीप भी है। तो राउरकेला उड़ीसा का देख लेते हैं। राउरकेला, राउरकेला ओडिशा। देखिए, राउरकेला जो है उसको क्योंझर क्षेत्र से जो है अयस्क मिलता है उड़ीसा में। अगर हम बात करें कि इसको अयस्क कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो अयस्क मिलता है इसको क्योंझर झील से, एक क्योंझर खानों से, उड़ीसा में ही है क्योंझर। कोयला इसको झरिया से मिल जाएगा, तलचर है, झरिया जो है झारखंड में मिल जाएगा इसको, और तलचर कोयला क्षेत्र जो है उड़ीसा में ही है। झरिया से, तलचर से कोयला मिल जाएगा। यहाँ पे ब्राह्मणी और शंख नदी है, यही पास में जो है ब्राह्मणी और शंख नदी जो है उनसे इसको मिल जाएगा पानी। और चूना पत्थर वगैरह सब कुछ आसपास ही उपलब्ध है, तो ये भी उद्योग जो है यहाँ पे सक्सेसफुल है। बात करें अगर दुर्गापुर की, तो दुर्गापुर फिर से वेस्ट बंगाल में आप आ गए। दुर्गापुर, दुर्गापुर, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। तो दुर्गापुर जो है वहाँ आपको छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र जो इधर है उड़ीसा, उससे सब अयस्क इसको मिल जाएगा। जैसे नोवा मंडी खान की बात करें तो नोवा मंडी है, जैसे कि इसको अयस्क अगर बात करें कहाँ से मिलता होगा, तो अयस्क इसको छोटा नागपुर पठार से मिलता है, छोटा नागपुर पठार और ओडिशा। अगर खान की बात करें, इसे नोवा मंडी खान है, तो नोवा मंडी से इसे मिल जाएगा। कोयला की बात करें अगर, तो कोयला यहाँ पे देखिए झरिया खान है पड़ोस में, तो झरिया है, बराकर है, एक दो खानों के मैं नाम दे रहा हूँ, बाकी आपको बहुत आसपास में खाने हमने आपको बताई हैं। तो झरिया है, बराकर है, इनसे कोयला मिल जाएगा। रानीगंज अब ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन रानीगंज भी निकट ही खान है वेस्ट बंगाल की। और दामोदर नदी से इसको पानी प्राप्त हो जाएगा, दामोदर नदी, यहाँ से इसे पानी मिल जाएगा। और बाज़ार इसके लिए उपलब्ध है कोलकाता। और चूना पत्थर की अगर बात करें, देखिए चूना पत्थर में लिखे देता हूँ, चूना पत्थर जो है आप उड़ीसा के क्षेत्र से प्राप्त कर सकते हैं, उड़ीसा से। जैसे वीर मित्रपुर, वीर मित्रपुर एक क्षेत्र है, हाथीबाड़ा क्षेत्र है, हाथीबाड़ा, तो ये सब जो क्षेत्र हैं वहाँ से आप प्राप्त करेंगे
ये चूना पत्थर वगैरह, और भी बहुत सी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो सब कुछ आसपास ही उपलब्ध है। तो ये दुर्गापुर के विषय में जाना। बर्नपुर हमने आपको बताया ही। देखिए बर्नपुर में इसको का भी प्लांट है और सेल का अपना और भी प्लांट है। तो बर्नपुर में भी वही बात है। देखिए यहाँ पर भी जो है, अगर अयस्क की हम बात करें, अयस्क की, तो अयस्क आपको यहाँ भी पड़ोस में जो उपलब्ध है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से मिल जाएगा इसको। और दामोदर और बराकर नदियाँ हैं, दामोदर और बराकर नदियाँ यहाँ भी उपयोग में आ जाएंगी। और अगर चूना पत्थर की बात करें तो हमने बताया वीरमुत्रपुर और हाथीबाड़ा, ये सब भी यहाँ बर्नपुर में भी हो जाएगा। बर्नपुर के बाद में हमने इसको बताया तो वो भी वहीं पर है, सेम, इसको भी आप समझ लिए। विशाखापत्तनम की बात अगर हम कर रहे हैं तो विशाखापत्तनम जो है आपका विजाग, यानी विजाग है यहाँ पे, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में हो गया, ये विजाग है विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश। तो ये वैलाडीला की खाने हैं। देखिए अयस्क इसको मिल जाएगा आराम से, अयस्क भी आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध है। तो वैलाडीला से अयस्क इसको मिल जाएगा। कोयला की बात करें तो कोयला इंपोर्ट करता है, ये कोयला हम इंपोर्ट भी करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो विशाखापत्तनम में आराम से आ सकता है बाहर से इंपोर्ट होके, तो यहाँ पे उपयोग हो जाता है विजाग में। और एक्सपोर्ट भी हम करते हैं बाद में बना करके जो है आयरन। चूना पत्थर छत्तीसगढ़ से इसको मिल जाएगा, पड़ोस में छत्तीसगढ़ से चूना पत्थर वगैरह मिल जाएगा इसे। तो सब कच्चा माल जो होता है वो आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध है। वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये एरिया में आयरन इंडस्ट्रीज़ में लगने वाले लगभग सभी कच्चे माल मिल जाते हैं, जो भी लगता है आयरन इंडस्ट्रीज़ में। देखिए आयरन इंडस्ट्रीज़ में अगर आप बात करेंगे कि क्या क्या लगता है, तो आयरन इंडस्ट्रीज़ में कच्चा माल तो चाहिए ही चाहिए। आपको अगर बनाना है तो कच्चा माल चाहिए, यानी अयस्क चाहिए। तो जिस क्षेत्र में अयस्क उपलब्ध होगा उसी क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने से फ़ायदा है, क्योंकि अयस्क भारी है, वज़न है। अगर हम यहाँ पे अयस्क उपलब्ध है, यहाँ पे कोयला और अयस्क दो मेन चीज़ें हैं। अगर इसको हम उठा के राजस्थान लेकर के आएँ, ट्रांसपोर्ट करके फिर यहाँ आयरन की इंडस्ट्री लगाएं, तो वो घाटे में जाएगी, क्योंकि पहले कच्चा माल ढो के यहाँ तक लाने में ही आपका इतना खर्चा हो जाएगा कि आपको उसमें कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा बाद में। तो जहाँ पे मेन कच्चा माल उपलब्ध है, अयस्क और कोयला, चूना पत्थर, जो भारी कच्चे माल हैं वो यहाँ सब उपलब्ध है। पानी भी खूब इस क्षेत्र में उपलब्ध है, यहाँ पानी की भी समस्या हो जाएगी। तो इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आप इंडस्ट्री को देख रहे हैं। देखिए हम 4 ही प्रदेश में अभी घूम रहे हैं, 4-5 प्रदेशों में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। और इधर एक हमने कर्नाटक में एक देखा। देखिए कर्नाटक में जो विश्वेश्वरैया हैं, यहाँ पे एक चीज़ और जाने, जैसे यहाँ इसको कहाँ से मिलती हैं क्या चीज़ें, इसको भी देखिए। देखिए यहाँ पे इसकी बात करें अगर भद्रावती को, तो इसको अयस्क जो है, अयस्क मिल जाता है बाबा बूदन पहाड़ी से। बाबा बूदन की पहाड़ी से इसको अयस्क मिलते हैं। अगर खान की बात करें तो केमानगुंडी खान हमने आपको बताया था, केमानगुंडी खान है। कोयला की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोयला इस क्षेत्र में नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ लकड़ी वाला कोयला जो है उपयोग होता था। लकड़ी, काष्ठ कोयला, पहले वनों की लकड़ी को जला के उससे जो कोयला बनता है उसको लकड़ी वाला कोयला कहते हैं, काष्ठ कोयला। और खनिज कोयला अलग होता है, तो वो होता है जीवाश्म वाला। तो यहाँ पे लकड़ी का कोयला इस्तेमाल होता था, लेकिन अब नहीं होता है। अब जो है बिजली, जोग जलप्रपात वगैरह पे उधर सब बिजली, यहाँ इलेक्ट्रिक फर्नेस लग गई हैं, यानी बिजली से चलने वाली भट्टियाँ लग गई हैं। देखिए कोयले का उपयोग क्या होता है इस इंडस्ट्री में, कोयला डाल करके मिला करके अयस्क को गलाया जाता है, और
तो उसमें बहुत सारा कोयला खर्च होता है। तो अब जो है इलेक्ट्रिक फर्नेस भी लग गई हैं, बिजली वाली लग गई हैं फर्नेस, तो अब उतने कोयले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ पे, लेकिन बिजली भी बहुत महंगी है। तो यहाँ पर पहले लकड़ी कोयला उपयोग होता था, अब बिजली जो है, अब जो है बिजली ज़्यादा उपयोग होती है यहाँ पे, क्योंकि कोयला है ही नहीं बिस्से सुरैया में। और चूना पत्थर की बात करें तो गंटूर में मिल जाएगा, और यहाँ पे भद्रा नदी है, भद्रा नदी। अब नदी मैंने क्यों बताई, पानी वगैरह के लिए। तो भद्रा नदी के किनारे ही भद्रावती है, और गंटूर से इसे चूना पत्थर वगैरह मिल जाता है, गंटूर लिख लीजिएगा, गंटूर से। तो ये हमने विशाखापत्तनम की बात की। अब जो है और कुछ जो स्थान, इतने तो हमने आपको डिटेल में बता दिए। हमने आपको जमशेदपुर बता दिया। देखिए जमशेदपुर में अगर डिटेल में हम बात कर लें तो गुर हिमानी खानों से इसको, मयूरभंज और नोवामुंडी खानों से इसको जो है अयस्क मिल जाता है। यहाँ की अगर हम बात करें जमशेदपुर जो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है स्टील बनाने में, तो इसको जो है कौन सी खानों से मिलता होगा अयस्क, तो गुरु हिमानी से। अगर हम अयस्क की बात करें तो गुरु हिमानी है, मयूरभंज है, मयूरभंज और नोवामुंडी, ये सब खाने हैं आसपास इसके। और यहीं पे कोयला भी बहुत उपलब्ध है, झरिया। अगर कोयला की बात करो तो झरिया बहुत आपूर्ति करता है आयरन इंडस्ट्रीज़ को, तो कोयला इसको झरिया से मिल जाता है। अगर पानी की बात करोगे, देखो अगर चूना पत्थर वगैरह है तो उड़ीसा और बिहार दोनों जगह से इसको मिल जाता है, उड़ीसा और बिहार से। और पानी की बात करो तो यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, और ये भी जो है कलकत्ता की तरफ सप्लाई करता है, कलकत्ता बंदरगाह से। तो हर एक इंडस्ट्री के लिए हमने कुछ आवश्यक संकेत आपको दिए हैं कि क्या वहाँ पे बेनिफिट्स इसे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप कर रही है। तो जमशेदपुर के विषय में भी आपने जान लिया, हम बोकारो की भी बात कर लिए हैं। अब देखिए पारादीप उड़ीसा में है, उड़ीसा में पारादीप भी पड़ेगा। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ के केवल ठिकाने आप देख लीजिए। पारादीप उड़ीसा में, वही जैसे राउरकेला के लिए परिस्थितियां हैं वैसे पारादीप के लिए भी हैं। यहाँ पे केयोंझर है, बोनाई है, ये सब खाने हैं, झरिया, तलचर, कोयला की खाने हैं, चूना पत्थर उड़ीसा में उपलब्ध ही है, वीर मित्रपुर, हाथीबाड़ा वगैरह में। तो पारादीप एक जो है सेंटर आप याद रखेंगे। तमिलनाडु में एक याद रखेंगे सलेम, तमिलनाडु में कौन सा याद रखना है आपको, सलेम, पारादीप। कर्नाटक में हमने बात की, कर्नाटक में एक और याद रखिएगा, विजयनगर। महाराष्ट्र में एक याद रखिएगा, डॉल्वी। तो इतने सफिशिएंट है, मैं समझता हूँ। अगर इतने आयरन इंडस्ट्रीज़ की जगह आप जानते हैं जो मेजर प्रोडक्शन होता है जहाँ पे, बाकी बहुत से हमने बताया ना कि 200+ सेंटर्स हैं, बहुत से हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में, हर प्रदेशों तक फैला हुआ इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इसके मेन जो हमने आपके बताए उतने आप याद रखेंगे, बाकी आप जो है एक सरसरी निगाह से बुक वगैरह में आप देख सकते हैं कहाँ पे कौन से इंडस्ट्रीज़ लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इतने आप याद रखेंगे बस। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने इस्पात के विषय में जाना, आयरन इंडस्ट्रीज़ के विषय में। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।